अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है, बात करते हैं कि ये साकिब निसार के साथ जो हो रहा है और आगे क्या होगा, फेट और लंदन प्लान या बकवास, बिल्कुल एक बेमानी टर्म लंदन प्लान। करते हैं बात इस पे। पाकिस्तान के वफ़्द के हवाले से खबरें आ रही हैं इसराइल की, इस पे बात करते हैं। अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो चौधरी फवाद के घर गए और उस तस्वीर का जो सर्कुलेट किया गया उसका मतलब क्या है और क्यों अमेरिका में और पीटीआई की जो दिलचस्पियां हैं ये क्यों बढ़ रही हैं, इस पे बात करते हैं। पहले तो साकिब निसार के बारे में इतने मैं गुजारिश कर दूं, अगर आप व्लॉग देखते हैं पहले भी तो आपको याद होगा मैंने जिक्र किया था कि ये इसके हवाले से स्कैंडल्स तैयार हैं, आने वाले हैं। एक आ गया है बेटे की ऑडियो लीक का, अगला एक और स्कैंडल जिसकी बाज़गश्त मैं आपको बता देता हूं कि जब ये चीफ जस्टिस था उस वक्त एक पाकिस्तान का बिजनेस ग्रुप है जिसको ब्लैकमेल किया गया, धमकियां दी गई, बिल्कुल स्ट्रेट जिस तरह से आप यानी धमकी देकर डकैती करते हैं उस तरह का माहौल बना के कुछ पैसा वसूल किया गया है जो थ्रू बैंक है। उसकी मनी ट्रेल, वो अकाउंट्स वगैरह, वो डिटेल सामने आ सकती हैं। उसके अलावा जहां कैश पकड़ा हुआ है उसकी कुछ मूवीज हैं और कुछ ऑडियोज हैं इसके अहले खाना ने। तो ये बाज़गश्त है कि मुमकिन है कि वो भी अब सामने आ जाए। अच्छा, ये फंसा किधर है? लंदन प्लान कुछ नहीं है, लंदन बकवास कर रहे हैं। ये डाल रहे हैं नवाज शरीफ पर कि नवाज शरीफ ने परवेज लाई के घर पे लंदन प्लान अटैक करवा दिया। नवाज शरीफ जजों को एसएससी कर रहा है, नवाज शरीफ साकिब ने साकिब लंदन प्लान इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि नवाज शरीफ के साथ एक उसको इंसाफ मिले और उसको पाकिस्तान वापसी का एक रास्ता मिले और उसको उन जाली और झूठे मुकदमात से बरी किया जाए। इसके अलावा लंदन प्लान और कुछ नहीं है। ना परवेज लाई के घर जो अटैक हुआ है उससे कोई नवाज शरीफ का ताल्लुक है, ना साकिब निसार की ऑडियो लीक से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक है। कोई लंदन प्लान, ये बोलने वाले भी जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बकवास करते हैं, मुनाफकत करते हैं। अच्छा खैर, आगे चले। असल बात, साकिब निसार फंसा हुआ है हाथियों के बीच में। इसने इमरान खान और उसकी जो बैक करने वाली पूरी लॉबी है वहां पे जमानत उठाई हुई थी कि मैं इस तरीके से आपको इलेक्शन डिलीवर करूंगा, जो कि ये नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यह है कि हमारी खुशनसीबी वाहिद अगर कोई इस वक्त है तो वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर है, जो कि एक थॉरो प्रोफेशनल सोल्जर है, आइन का वो एहतराम करते हैं और वो इनको बिल्कुल घास नहीं डाल रहा है। यानी वो किसी ट्रैप में नहीं आ रहे, पीटीआई को बिल्कुल, यानी वो इस फसाद से वो अपने आप को दूर रखे हुए हैं और जजों को भी जाकर उन्होंने पार्लियामेंट के हक में के साथ वो खड़े हो गए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है। अच्छा, इस वजह से जब वहां पे हो रहा है जो कुछ हो रहा है इसका कोई अच्छा, साकिब निसार डिलीवर यानी कर नहीं पा रहा जो इसने पीछे उनसे, अब वो इसको नहीं छोड़ेंगे। अगर ये करने की कोशिश करता है इंप्लीमेंट तो इसको रियासत नहीं छोड़ती, अगर ये डिलीवर नहीं कर पाता तो इसको वो लॉबी नहीं छोड़ती। अब ये हाथियों में फंसा हुआ है, ये इसका प्रॉब्लम। मैंने आपसे गुजारिश की कि ये स्कैंडल भी सामने आ सकता है। आगे चले। ये जो मामला है इसराइल जाने का, मेरे भाई, पाकिस्तान, मुझे याद है 1990 में मेरे वालिद नज़ीर नाजी साहब ने एक कालम नवाए वक्त में उस वक्त लिखा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि इसराइल को तस्लीम कर ले। हम फ़लस्तीन की अगर को मदद करना चाहते हैं तो उसका तरीका इसराइल से दोस्ती से निकल सकता है। इसराइल से दुश्मनी करके हम फ़लस्तीनियों की कोई मदद नहीं कर सकते, ना अपनी कर सकते हैं। मुझे याद है उस वक्त मरहूम मजीद निज़ामी ने कितने वो ये कालम, जहां वाले साहब का छापा, नीचे बकायदा नोट लिखा कि इदारा इस तजवीज़ की मुखालफत करता है। और उसके बाद इस कालम के जवाब में उनकी आदत होती थी वो मुख्तलिफ कालम नवीसों से कह के अपने ही अखबार में छपवाते थे। बड़े कालम को सिलसिला छपवा दिया अगेंस्ट इसराइल। आज 2023 है, अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने इसराइल अपने वफ्द भेजने शुरू कर दिए। इसका ना कोई शहबाज शरीफ हुकूमत से ताल्लुक है, ना किसी सिविलियन गवर्नमेंट से ताल्लुक है। जाहिर है कि ये अस्करी इदारों का मुल्क है, जाहिर है उनकी, वो तो अफगानिस्तान में सिविलियन लीडर कुछ नहीं कर सकता, इंडिया के साथ कुछ नहीं कर सकता, तो इसराइल को तस्लीम, जाहिर है कि उनको अब समझ आई है कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। और ये बहुत अच्छी खबर है, 33 साल बाद इनको समझ आती है, मुसीबत ही है। इसलिए तो हिस्टोरिकली पाकिस्तान लेट है हर चीज में। लेकिन आज भी हकीकत वही है कि इसराइल को हम तस्लीम करके उसके साथ को ताल्लुकात बनाकर तो फलस्तीनियों को रिलीफ लेकर दे सकते हैं, ना तस्लीम करके अपना बेड़ा गर्क करने के अलावा हमने कुछ नहीं किया। और इसराइल से बाय द वे पाकिस्तान को क्या खतरा हो सकता है? इसराइल को हमसे अलबत्ता जरूर खतरा हो सकता है। आप इसराइल भेजें, जरा एक जस्टिस बंदियाल को भेज दें, साकिब निसार को भेज दें कि ये आपके जुडिशरी को हम ठीक करने के लिए 2 तोहफे भेज रहे हैं, बर्बाद हो जाएगा इसराइल। या हमने पैसा मांग के उनको जलील कर देना वैसे ही। खैर, ये बहुत अच्छा हो रहा है। और रियासत के जो ताल्लुकात होते हैं इनको इंसानी जज्बात के हवाले से मैं दोबारा से यही बात दोहराऊंगा कि फलस्तीनियों की मदद करने का बहुत शौक है ना, अपनी मदद करने के काबिल हैं, खुद दुनिया भर से भीख मांगते हैं, खर्चा उठाने के यानी काबिल नहीं है। फलस्तीनियों की मदद करेंगे, पहले खुद अपनी मदद कर लें, उसके बाद फलस्तीनियों की मदद भी हो जाएगी। हमारा हमसाया है चीन, देख लें, उधर हमारा हमसाया है भारत, देख लें कैसे ताकत वर्ल्ड स्टेज पे दोनों के दोनों उभर के आए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों से निकलना पड़ के ब्रॉड पिक्चर देखनी पड़ती है। आगे आए, ये जो तस्वीर है अमेरिकन एम्बेसडर चौधरी फवाद की, इसको हम बहुत ही, मैं नहीं समझता कि हम
यानी जो नई ग्रेट गेम अनफोल्ड हो रही है, इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। और इस समझने से मुराद ये कि हम इसको ज़ेरे बहस ही नहीं सिरे चला रहे। यानी हम इसको पाकिस्तान में खड़े होके बहुत नैरो उसमें देखते हैं कि अच्छा अमेरिका चीन ये कोई उस तरह की लड़ाई नहीं है कि दो चोर आए हैं, दो इंसान आए हैं और हम या इधर हो जाएंगे। ये जरा इसको ब्रॉड कर, अमेरिकन प्रॉब्लम क्या है पहले उसको समझें। यानी अमेरिकन इकोनॉमी इस वक्त क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। अमेरिका की जो कहिए एक एम्पायर सुपर पावर का जो स्टेटस है वो चैलेंज किस तरह से हो रहा है, ओवरनाइट नहीं हो गया। उनका पैनिक वहां पे क्या है, क्यों अब वो दुनिया भर में उन ताकतों को ढूंढेंगे, एलाइज बनाएंगे जो अगेंस्ट चाइना और अगेंस्ट रशिया उनकी मददगार साबित हो सकती हैं। उसकी बैकग्राउंड पाकिस्तान से नहीं मिलती मेरे भाई, उसकी बैकग्राउंड खुद अमेरिका में मिलेगी। अच्छा, एम्पायर्स का मैं इतनी गुजारिश कर दूं कि एम्पायर्स जो ब्रिटिश एम्पायर का मैं मिसाल दे देता हूं, चूंकि हमारा हिंदुस्तान के साथ उसका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है। तो ब्रिटिश एम्पायर थी, जाहिर है एक ही था। तो हुआ क्या था, ब्रिटिश एम्पायर के जो उस वक्त करता धरता थे, जो चलाने वाले थे, वो इतने करप्ट हो चुके थे, वो इतने एडवेंचरस हो चुके थे कि एक तो वो दौलत थी जो बरतानिया के अंदर पैदा होती थी, एक वो दौलत थी जो ये अपनी कॉलोनीज से लूटते थे। तो अपनी इकोनॉमी और फिर लूटी हुई जो इकोनॉमी और दौलत और पैसा है, वो तमाम मिलकर भी इनकी अय्याशियों, पंगों और जंगों का बोझ नहीं उठा सका और वो क्लैप्स हो गया। फाइनेंशियल इनकी हड्डी टूट गई। दो जो बड़ी जंगें थी, मिसमैनेजमेंट थी, एडवेंचर्स थे। और ये हर यानी एम्पायर के साथ, अगर आप उससे पहले डच एक एम्पायर थी, मतलब सोवियत यूनियन, एम्पायर्स का एंड इस तरह से फिर होता है। यानी ये क्लासिक साइंस होते हैं जो अमेरिकन में अब इकोनॉमी के सामने और सुपर पावर माइट के सामने क्लासिक साइंस वो यानी सामने आना शुरू हो गए हैं, जिससे अब उनका क्लैप्स नजर आ रहा है, जिससे वो पैनिक में गए हुए हैं। यानी होता बेसिकली क्या है कि आपने डॉलर जो प्रिंट करना है, जो भी करेंसी प्रिंट करनी है, उसके पीछे एक स्टैंडर्ड है कि आपके पास गोल्ड इतना होगा, उसके अगेंस्ट आप करेंसी प्रिंट करेंगे। अच्छा, अमेरिका में मामला यह था कि उनके पास जो गोल्ड रिजर्व थे वो आप यूं कहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ब्रेनेट वुड, अगर मुझे सही याद है, पुराना पड़ा हुआ है, एक मकाम है ब्रेनेट वुड उसे कहते हैं। वहां पे एक एग्रीमेंट हुआ था कि अमेरिका जो है वो जो डॉलर प्रिंट करेगा वो $35 जो प्रिंट करेगा, हर $35 के पीछे 1 आउंस गोल्ड होगा, जिसके अगेंस्ट वो $35 प्रिंट करेगा। ये एग्रीमेंट में जरूर था, लेकिन 60s में इसकी ऐसा फिरनी शुरू हो गई थी। और 1971 में निक्सन था उस प्रेसिडेंट, निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इसको पहले $35 से वो $38 पर लेके गए, फिर 73 में जो 42 हो गया, और प्रैक्टिकली फिर उन्होंने जीरो कर दिया और डॉलर छापने की तरफ चल पड़े। यानी कि डॉलर जितना वो छापते थे उसके पीछे गोल्ड नहीं था, बल्कि डॉलर खुद ही अपने अंदर पेपर करेंसी, एक कमोडिटी की शक्ल इख्तियार कर गई। ये हुआ। अच्छा, अब इसका मतलब यह कि अंधाधुंध डॉलर छापे चले जा रहे हैं। उनकी कमजोरियों और खामियों का बोझ हमेशा कमजोर कौमें, महकूम कौमें उठाती हैं। तो इसी तरह से चीन ने मसलन अमेरिका के कर्जे खरीदे, पेट्रो डॉलर आया। पेट्रो डॉलर ये था कि अब आपने यानी किसी भी मुल्क से, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सऊदी, अगर आपने तेल खरीदना है किसी भी मुल्क ने, तो वो सऊदी अरब को डॉलर में पेमेंट करेगा। ये थी अमेरिकन इकोनॉमी की मेजर स्ट्रेंथ। यानी एक तो पूरी दुनिया में जो फॉरेन रिजर्व्स है वो डॉलर में रखे गए, और दूसरा ये कि डॉलर, ऑयल जिसने खरीदना है वो डॉलर देगा। तो ये उनकी बड़ी यानी अमेरिकी नाकामियों, जंग, यानी उनकी जो हमाकतें, उनका नुकसान बाकी दुनिया के मजदूर और जो है वो पूरा करेंगे। ये इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया लगी हुई है डॉलर को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये चलता रहा मामला, और 71 से मैंने आपको बताया कि ये डॉलर छाप रहे हैं। 2023 में हम बैठे हैं, बीच में दो क्राइसिस, 2008 वाला एक आ चुका है। अब हुआ क्या, जाहिर है कि जो कर रहे हैं अमेरिकी या बाकी दुनिया जो है वो अल्टरनेटिव रास्ते तो देखेगी ना। इंसान जो है वो, ईरान एक स्विफ्ट कोड होता है, अगर आपने वायर ट्रांसफर कभी करनी हो किसी मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो एक बैंक आपका जो अकाउंट अगर उसमें है तो एक स्विफ्ट कोड होता है। वो ये अमेरिकी निज़ाम है। मिसाल के तौर पे अमेरिका ने जब ईरान को आउट किया तो स्विफ्ट कोड से निकाल दिया उनको कि अब ट्रांजेक्शन वो नहीं कर सकते। यही पाबंदियां, इससे सख्त पाबंदियां उन्होंने यूक्रेन जब अटैक हुआ है रशिया पे, तो उन पे लगाई है, जो कि नाकाम हो गई हैं। ईरान ने क्या रास्ता निकाला, ईरान ने ये रास्ता निकाला कि ईरान क्या करता है कि वो गोल्ड अपना ऑयल बेचता है मिसाल के तौर पे टर्की को। तो टर्की से वो टर्किश करेंसी में पेमेंट लेकर, ऑयल देकर उनको टर्किश करेंसी में पेमेंट लेकर वो टर्किश मार्केट से गोल्ड उठाता है और गोल्ड को वहां से एक्सपोर्ट करके अपने यहाँ ले आता है। यही काम ईरान इंडिया के साथ करता है। यानी इंडिया को तेल देता है और तेल के बदले में भारतीय रुपए लेता है, और भारतीय रुपयों का वहीं भारत से ही वो गोल्ड खरीदता है, गोल्ड उठा के ले जाता है। यानी
इन इफेक्ट वो अपना ऑयल देकर गोल्ड उसके बदले में ले रहा है, यूएस डॉलर नहीं है। ये हो गई बात। जापान और चीन की अब बहुत ट्रेड जो है वो डायरेक्ट हो गई है। सऊदी अरब ने जब पेट्रो डॉलर को डिच करके ये किया कि उन्होंने कहा कि अब हम रूबल भी ले लेंगे, युआन भी ले लेंगे, तो उनकी तो ऐसा सी फिर गई अमरीकियों की। अब वो जो एक मसनूई सहारा उनकी इकोनॉमी को बाकी दुनिया के मजदूर, यंग मजदूर है आज, बाकी दुनिया के ये छोटे छोटे मजदूर ममालिक उनको सहारा देते थे, यानी अब वो चीज खत्म होने जा रही है, जिससे अमेरिका में पैनिक आया हुआ है। पैनिक जब भी आएगा, ज्यादा यानी करेंसी नोट छपेंगे, ज्यादा महंगाई होगी, पैनिक आएगा, तो जो एक्चुअल इंडस्ट्री लगी होती है, वो जो टैक्स दे रहे होते हैं गवर्नमेंट को, वो जब पैनिक देखेंगे, स्टेबिलिटी उनको चाहिए, क्योंकि महंगाई और मतलब गुर्बत के साथ इंतहा पसंद कुव्वतें आती हैं, इंतहा पसंद कुव्वतें आती हैं तो फसाद होता है, फसाद होता है तो जो पहले से जमे जमाए कारोबार होते हैं, जो टैक्स दे रहा है हुकूमत को, वो अपना सरमाया खतरे में देखेगा तो वो मुल्क से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, जिससे एम्पायर और वीक होती है। एक स्टेज पे आके फिर वो मुल्क रोकते हैं सरमाया बाहर जाने से जबरदस्ती, उससे और पैनिक आता है, जो जर्मनी में हुआ। मतलब इससे मिलती जुलती हिटलर आया पहली जंग अजीम के बाद जो हुआ है। वापस समेटते हैं बातों को। तो वो क्लासिक साइंस जो कि अपीयर हो रहे हैं वो ये हैं कि इराक ने मिसाल के तौर पे यूरोपीय यूनियन से वो यूरो लेते हैं, यूरो के बदले उन्होंने ऑयल की ट्रेड शुरू कर दी। ईरान का मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, अब आ जाए रशिया और अमेरिका। रशिया और अमेरिका में मैं आपको इतना मुख्तसर सा ये गुजारिश कर दूं कि जब सोवियत यूनियन क्लैप्स हुआ था तो उस वक्त बोरिस येल्सन आया था गोर्बाचोव के बाद, और बोरिस येल्सन जो है वो अमेरिका गया और जाके उसने जॉइंट सेशन से जो कांग्रेस के थे उनसे खिताब करके जितनी मोहब्बत हो सकती थी रूस की तरफ, उन्होंने रूस की तरफ से अमेरिका वो कर गए थे, और बड़े खुले दिल के साथ वो अमेरिका के पास गए थे कि अब हम इकट्ठे मिलकर दुनिया की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नाटो अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वारसा पैक्ट खत्म हो गया था। वारसा पैक्ट क्या है अब ये एक अलग कहानी है, लेकिन मतलब जिस तरह नाटो एक जंगी अलायंस है कि किसी एक पर हमला हुआ तो सारे मुल्क मिलकर हमला करेंगे, तो वारसा पैक्ट सोवियत यूनियन का था, तो नाटो इसके मुकाबले में आया था। जब वारसा पैक्ट खत्म हो गया, नाटो को खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, उल्टा एक्सपेंशन शुरू हो गई। ये वो जमाना है, आपको याद है जब उस एक फुकुयामा एक होता था जापानीज ओरिजिन का एक अमेरिकन, उसकी एक किताब थी एंड ऑफ सिविलाइजेशन, ये वो जमाना है 1991 का। एनीवे तो उन्होंने बड़े खलूस नीयत से कोशिश की थी। मॉस्को में आपको हैरत होगी, केजीबी के दफ्तरों में जाके एफबीआई और सीआईए के ऑफिशियल्स बैठ गए थे। अमरीकियों ने यानी रूसियों ने प्रैक्टिकली अपनी रियासत अमरीकियों के हवाले कर दी थी कि हम पार्टनरशिप में बेहतरी के लिए काम करेंगे। नतीजा क्या निकला? चचनिया वो फसाद शुरू हो गए वहाँ 90s। तो उसके बाद फिर उन्होंने ग्रेजुअली, ये जो प्यूटिन है बाय द वे, प्यूटिन बहुत 90s के सारे दौर में अमेरिका के साथ दोस्ती का सबसे बड़ा वकील प्यूटिन था, लेकिन मुसीबत इनके साथ गुंडागर्दी ये हुई है कि अमेरिका ने रूस को बहुत ही हकारत से जवाब दिया, इनको मुलाजिम कुत्ता समझा, बल्कि बड़ी यानी तौहीन अमेज रूसियों के साथ इन्होंने सलूक रखा। और नाटो जो कि गोर्बाचोव और उसकी रैगन की जो अंडरस्टैंडिंग थी कि नाटो खत्म होगा, खत्म क्या होना, 90s में ही बिल क्लिंटन के दौर में नाटो में दूसरे ईस्ट यूरोप के उन्होंने मुल्क शामिल करने शुरू कर दिया। रशिया ज़ाहिर है पैनिक उन्होंने होना था, भाई एक जंगी इत्तेहाद हमने बनाया, एक आपने बनाया, जंग खत्म हो गई, हमने इत्तेहाद खत्म कर दिया, आप इत्तेहाद क्यों खत्म नहीं कर रहे, बल्कि आप इत्तेहाद बढ़ाए चले जा रहे हैं, बजट बढ़ाए चले जा रहे हैं, असला बढ़ा किसके लिए? तो फिर वहां से उस जमाने में यही अर्ली 90s में कि इस्लाम इज द न्यू एनिमी, ये उस वक्त की बातें मैं आपको बता रहा हूं। एनीवे, खुद अमेरिका बाय द वे अपने हमसायों में किसी को वो अलाउ करता है कि वहां जाके कोई चीन अपनी मिलिट्री बेस बना ले या रूस अपनी मिलिट्री बेस बना ले? आपको मालूम होना चाहिए कि 1823 से एक उस वक्त का सदर था, मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है, मॉक्रॉन या एक डॉक्ट्राइन है, बहरहाल नॉरॉन या मॉरॉन इस तरह का है। वो डॉक्ट्राइन बुनियादी तौर पर यह है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है, यानी मेनली कनाडा और उधर का भी लैटिन अमेरिका, वो ये है कि अमेरिका का कोई भी हमसाया उसको ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी बैरूनी यानी ताकत को इजाज़त दे कि वो अपना फौजी अड्डा अपने मुल्क में बनाए। कनाडा को भी ये इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पे कनाडा अगर आज चीन या रूस को ये ऑफर करता है कि वो अपनी एक फौजी अड्डा कनाडा की सरजमीन पे बना ले, तो अमेरिका के नज़दीक ये जंग तस्वुर होगी, वो अटैक कर सकता है, किसी को इजाज़त नहीं। 1823 में मतलब उन्होंने यूरोपियन जो पावर्स थी उनको खबरदार किया था कि आप दुनिया भर में जहां जो भी करें, लेकिन इधर आपने हमारे हमसाए में नहीं आना। यानी अमेरिका खुद अपने हमसाए में किसी बैरूनी ताकत अग्रेसिव यानी जहां से अटैक हो सकता है बर्दाश्त नहीं करता, ना कभी उसने इजाजत दी है। लेकिन खुद नाटो ना सिर्फ उन्होंने एक्सपैंड की बल्कि यूक्रेन घुस गए, जो कि बिल्कुल बॉर्डर है। घुसे ये इसलिए थे, देखना कोई ना कोई हाथी भी गलती करता है ना, जाके घुसे ये इसलिए थे कि ये जाके पाबंदियां लगा के गिरने के चक्कर में तो रूस को कि हम अपनी वो माइट रीस्टैब्लिश कर देंगे, वो इनका बेड़ा गर्क हो गया। इनके ख्याल में 3 महीने के अंदर रूस को टूट जाना चाहिए था, वो 1.5 साल होने को आया, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। प्यूटन वैसा का वैसा स्ट्रांग खड़ा है, बल्कि ज्यादा अब ब्रिक्स
मैं आपको पता है 19 मुल्कों ने नई अब दरखास्त दे दी है, ब्रिक्स, वो भी उनको पैनिक में डाल रहा है। तो अमरीकी मसला पूरी दुनिया में यानी जो वो चैलेंज हुआ हुआ है उसकी बेसिस ये हैं। अच्छा, ये कोई ओवरनाइट मामला नहीं है। मिसाल के तौर पे जर्मनी ने 2017 में जो अपने गोल्ड जो आप कहिए जो रिजर्व फेडरल जो जो बैंक है अमेरिका का न्यूयॉर्क में और उनके पेरिस में भी कुछ डिपॉजिट्स थे, वो उन्होंने 2017 से निकालने शुरू कर दिए थे। वेनेजुएला ने मिसाल के तौर पे यूके में जो अपने गोल्ड बार्स रखी हुई थी वो इन्होंने यूके से निकालनी शुरू कर दी है। लीबिया को बाय द वे जिस बात की सजा मिली थी वो इसी बात की सजा मिली थी। कर्नल कजाफी अपने दिनार को गोल्ड की बैकिंग से गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा था, एक्चुअल वैल्यू फॉर मनी पर ला रहा था, यानी ठीक काम कर रहा था, फेयर काम कर रहा था, जिसकी सजा उसे दी गई। प्यूटन का भी ये क्या करें, चीन का क्या करें, ये इनकी प्रॉब्लम है। अच्छा, चाइना बाय द वे आपको मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि वो जो अमरीकी कर्जा खरीदता था, एक हुंडा टैक्स यानी आप यूं समझे अमेरिका को जो देता था, वो अब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से जान छुड़ा के गोल्ड रिजर्व की तरफ आज से नहीं कई साल से उनका है। अब तो उनका 28,000 टन से ज्यादा उनका जो गोल्ड है वो उनके पास रिजर्व है। बाय द वे कि चीन गोल्ड पैदा करने वाला भी दुनिया का सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा गोल्ड चीन में पैदा होता है। तो अब डॉलर को जो स्ट्रेंथ पेट्रो सऊदी अरब से मिल रही थी, यानी वो पेट्रो डॉलर और वो जो गोल्ड रिजर्व और दुनिया पर जो स्विफ्ट कोर्ट से निकालकर ये मुल्कों को तबाह कर दिया करते थे इक्तिसादी हालत पे, वो ताकत छिन गई है उस यानी स्विफ्ट कोर्ट से निकल के भी ना सिर्फ ये कि मुल्क जिंदा हैं बल्कि आपस में तजारत कर रहे हैं और आगे तरक्की के रास्ते ढूंढ रहे हैं। और ब्रिक्स के नाम पर एक फौजी मिलिट्री इत्तेहाद भी यानी वजूद, जिससे अमेरिका पैनिक में आया हुआ है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि चीन और रूस अमेरिका पर अटैक करने जा रहे हैं या अमेरिका से ज्यादा वो अग्रेसर है, बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस हैं पूरी दुनिया में फैली हुई, इंग्लैंड और बरतानिया की अगर मिला ले तो वो कोई 900 बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस दुनिया भर में। रूस और चीन की अगर आप मिलाकर देखें जो मिलिट्री बेसिस है पूरी दुनिया में, वो कोई ज्यादा से ज्यादा 35 है, 35 अगेंस्ट 900। और 35 में चीन की मेरा ख्याल है 5 हैं, और जो रूस है उनकी जो मालूम है वो कोई 21 23, रिमेनिंग 12-30 आप कह लें अगर फॉरेन बेसिस हैं। तो अब कहां 35 दोनों की मिला के यानी फॉरेन जो मिलिट्री बेसिस हैं, कहां 900 के करीब फैली हुई, 800 प्लस जो है 800 के करीब तो अमेरिकन है, 160 के करीब यूके की है। ये है हकीकत। तो अग्रेसर इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज हैं, रूस नहीं है, चीन नहीं है, लेकिन वो इस एग्रेशन के सामने एक मजबूत ताकत बन के खड़े जरूर हो रहे हैं। और इंडिया एक माजी की होती थी नॉन अलाइन मूवमेंट सोवियत यूनियन और अमेरिका की कोल्ड वॉर के दौरान। इंडिया उसी पोजीशन में वापस अपने आप को प्लेस कर रहा है कि वो रशिया के साथ भी उनके हिस्टोरिक ज़ाहिर ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी वो डीप अपना उनके रिलेशन हैं और वो बहुत बैलेंस्ड करके चल रहा है। ये है वो दुनिया भर में फैली हुई लड़ाई, अमेरिकन पैनिक, जैसा मैंने आपको गुजारिश किया कि उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनका जो आर्टिफिशियल बैलून था उनकी इकोनॉमी का, स्पेशली डॉलर जो उन्होंने अंधाधुंध पागलों की तरह छापा है, उसका अल्टरनेटिव दुनिया में उसको कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। ये है पैनिक। अच्छा, अब अगर डॉलर वापस अपनी जगह, दुनिया अगर उसका बोझ उठाने से इनकार कर देती है, जैसा कि मैंने आपको बताया इराक यूरो में कर रहा है, सऊदी अरब युआन और रूबल में करने को तैयार हो गया है, तो ये जब डायरेक्ट हो जाते हैं तो अमेरिकी इकोनॉमी तो नीचे ठा करके जाती है उनको, तो वो तो यानी वेनेजुएला खुद बन जाएंगे। अच्छा, एक और क्लासिक साइन ये होता है कि जब महंगाई आती है, आप जाहिर है कि पैनिक होकर आप छापे चले जाएंगे डॉलर, तो उसके बाद महंगाई के साथ इनएविटेबल होता है कि उस सोसाइटी में फिर यानी इंतहा पसंद कुव्वतें आती हैं, कभी राइट के नाम पे, कभी लेफ्ट के नाम पे, कभी वतन परस्ती के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी यानी नस्ल के नाम पे इंतहा पसंद कुव्वतें आती हैं। जब इंतहा पसंद कुव्वतें आती हैं, पागल जुनूनी आते हैं, तो जो पहले से मौजूद सनत होती है उस मुल्क में, इंडस्ट्री जो टैक्स दे रही होती है गवर्नमेंट को, वो पैनिक में आती है। जब वो सरमायादार पैनिक में आता है क्योंकि अब यानी वो देख रहा फसाद, इंतहा पसंद कुव्वतें, तो वो जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं जमी जमाई सनत, वो अपना सरमाया फिर बाहर कहीं ले जाने की कोशिश करते हैं। जब वो बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तो एक वक्त के बाद हुकूमतें उनको रोकती हैं। जब वो रोकती है तो मजीद पैनिक आता है, जैसे मैंने बताया ना जर्मनी में हुआ। तो अमेरिका में उस तरह के क्लासिक साइंस अब इस तरह से आ रहे हैं कि नंबर 1, एक तो उनका डॉलर उनको नजर आ रहा है कि हमारी गुंडागर्दी अब खत्म होने जा रही है। दूसरा, उनको ये नजर आ रहा है कि ईरान हो या रूस हो,
वो हम जो मर्जी पाबंदियां लगा दें उनका हम बिगाड़ कुछ नहीं सकते, वो उनकी एक डिफीट है। यूक्रेन में उनकी एक डिफीट है। यूरोप में उनके खिलाफ एक आवाज़ें आवाज़ें ज़ाहिर है अब उठनी शुरू हो गई है। जर्मनी मैंने आपको बताया वो पहले अपने गोल्ड रिजर्व, वेनेजुएला मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ले रहा है। बाकी ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया बाय द वे ये भी कह रहे हैं कि गोल्ड रिजर्व जो है वो, यानी अब वो गोल्ड की तरफ वापस जा रहे हैं कि हमें दें, वापस दें, यानी उनका एतमाद टूट रहा है डॉलर पे। एक ट्रस्ट ही होता है ना। तो उनका प्रॉब्लम ये है, अब उनको दुनिया भर में, हिस्ट्री ये बताती है कि इतनी बड़ी एम्पायर जब क्लैप्स होती है तो वो फिर ओहो, तो वीलॉग तो बहुत लंबा हो गया, आई एम सॉरी। मैं जरूर आपको बता देता हूँ बहरहाल कि अमेरिकन जो पैनिक है वो उनकी डॉलर की वजह से हो या उनकी फेल्ड मिलिट्री स्ट्रेटजीज की वजह से हो, उनके फेल्ड जो दुनिया भर में उन्होंने पंगे लिए हैं वो उसकी वजह से हो, उनको अपनी माइट अब गिरती हुई नजर आ रही है। और इसी ऐसी सूरत हाल में फिर वो अग्रेशन की तरफ जाते हैं, एग्रेसिव। अब दुनिया भर में जहां जहां भी उन्हें चीन और रशियन इंटरेस्ट को रोकने के लिए जो जो ताकत भी अवेलेबल होगी वो उसको इस्तेमाल करेंगे, अग्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो पूरी दुनिया में फैले हुए इस पेचीदा लड़ाई में पाकिस्तान छोटा सा एक मुल्क है जिसका बॉर्डर चीन के साथ है, उधर इंडिया के साथ है। तो वो लामहला बात है कि पाकिस्तान में हर ऐसी कुव्वत को अमेरिका सपोर्ट करेगा जो चाइनीज इंटरेस्ट के खिलाफ उनको तंग कर सकती है, उनको ब्लॉकेज कर सकती है, उनके खिलाफ टेररिज्म कर सकती है, उन पर अटैक कर सकती है, उन्हें डिस्टर्ब कर सकती है, डैमेज कर सकती है। लेट द ब्लीड, वो जो है ना, लेट द एनिमी ब्लीड, इंडिया पाकिस्तान का एक बड़ा ही, पाकिस्तान हमारी एक कश्मीर के ऊपर हमारा एक डॉक्ट्राइन होता था। तो वो अमेरिका का भी तो डॉक्ट्राइन है ना कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में चीन के साथ, यानी जहां जहां भी वो आएंगे लेकिन ताकतों को इस्तेमाल करेंगे। तो पीटीआई जो है या कोई भी और जमात, तो अफगानिस्तान के तालिबान भी मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका के साथ ये डील कर लें अगेंस्ट चाइना तो तालिबान को सब कुछ मिल जाएगा। ये है इंटरेस्ट उनका पाकिस्तान में पीटीआई के साथ। वो पीटीआई के साथ नहीं है, वो एक ऐसी कुव्वत के साथ है जो अमेरिका ये देख रहा है कि ये एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स है पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन इंटरेस्ट में चाइना के खिलाफ कोई नतीजा खेज कार्रवाई कर सकती है। ये नहीं उनको, यानी पहले वो हमारे बेसिकली हमारी अशराफिया के साथ उन्होंने, यानी अमेरिका ने धोखे भी खाए हैं, जूते भी खाए हैं। उनको ये नहीं पता कि जिनके साथ ये पॉलिटिकल फोर्स डिपेंड पीटीआई के साथ करने जा रहे हैं, इस पीटीआई ने जो उनके साथ करना है वो तो बेचते हैं, तो कपड़ों को बेचने वाले लोग हैं। उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ क्या करना है, इसका मतलब है कि एक इनकी फाइनेंस वगैरह का जो हालात हैं वो पहले इनको बुशरा गोगी फराग होगी ये अपना लोकल पंजाब से लूटते थे, अब ये अमरीकियों को मजीद वो डॉलर ही खर्चेंगे, इनसे मिलेगा कुछ नहीं उनको। चलें जी, इस माजरत के साथ कि इतना लंबा मैंने व्लॉग किया, आपका सर खाया। मुझे उम्मीद है कि बहुत से दोस्त जो है वो दरमियान में ही छोड़ के जा चुके होंगे, इतनी मसाला तो आज था नहीं, तो इस तरह की बातें कौन सुनता है। चलिए जी, बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान उसके तमाम हमसायों दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।